हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, ये जो हमारी सीरीज है ये है संविधान से जुड़ी हुई, और संविधान में एक टॉपिक है जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। उससे जुड़े हुए हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा देखा तो आपके आने वाले पेपर में, चाहे वो बीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूके का टैक्स कलेक्टर का एग्ज़ाम हो, सभी में आपको इससे 1 से 2 सवाल ज़रूर मिल जाएगा, मतलब 100% मिल ही जाएगा। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए ताकि आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाए एग्ज़ाम में। और बीओ जैसे पेपर में जहाँ पर 120 प्रश्न आ रहे हैं जीएस के, वहाँ पे तो मान के चलिए इससे 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं मूल अधिकार से, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है संविधान का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी पूरे सेशन के दौरान ही हम इससे जुड़े हुए जो सारे जो संविधान के मूल अधिकार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज है इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, अगली सीरीज में हम 25 कवर करेंगे। तो पूरा इनका डिटेल एनालाइज यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दे दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम जरा बात कर लें कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद जरा इस पर हम आएंगे। तो देखो, फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब है आपका होल सोल डेवलपमेंट, यानी अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो, तो आपको कुछ अधिकार होने चाहिए, कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। जब तक वो स्वतंत्रताएं आपके पास नहीं होंगी तब तक आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए आईएएस की तैयारी करनी है, तो अगर आप दिल्ली जाकर के आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके सफलता के जो चांस है थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी कोचिंग्स हैं, वो आपको बेहतर ढंग से गाइड कर पाते हैं। अब आप अपने घर पर ही रहें, आपके घर वाले आपको जाने ही ना दें कि नहीं भाई तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, जो भी करना है इसी कमरे में कर, तो हो सकता है आप सफल हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपके पास घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं स्वतंत्रताओं को मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम देखें ये संविधान के किस भाग में है, तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल राइट जो है संविधान के भाग 3 में है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर हम देखें कि ये जो मूल अधिकार है संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का। अगर हम देखें कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो अभी जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6। पहले कितनी होती थी? पहले होती थी 7। ठीक है, 7वां जो मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। देखेंगे उसे हम, आगे आ जाएगा। तो आज हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जरा मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारे पास समानता का अधिकार। ठीक है, पहला है हमारे पास समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, तीसरा हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। शोषण मतलब हैरेसमेंट, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे मेंटल हैरेसमेंट हो, किसी भी प्रकार का शोषण हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार का शोषण आपका नहीं कर सकता कोई भी। इसके अलावा आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप अपने धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, जब तक किसी और को कोई दिक्कत नहीं हो रही है इससे। इसके अलावा आपके पास संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और सबसे अंत में जो आपके पास अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये टोटल हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और सारे के सारे मूल अधिकार जो है आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है। यानी अगर मौलिक अधिकारों में कोई समस्या आती है तो उन्हें कौन लागू करवाएगा।
ऑप्शन है भारत के जितने भी कोर्ट हैं सारे के सारे भारत के सभी न्यायालय। सेकंड पॉइंट संसद को, थर्ड राष्ट्रपति को, या फोर्थ सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। तो देखिए अगर आपको मूल अधिकारों को लागू करवाना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, मुझे नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर आप सहारा लेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ध्यान रखना सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ही वो संस्थाएं हैं जो मूल अधिकारों को लागू करवाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। इसके अलावा संसद का काम कानून बनाना है, ठीक है, मूल अधिकारों को बनाएगी तो संसद, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लागू जब करवाने की बात आएगी तो वो करवाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान रखना बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखें, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आईएएस 1996 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। प्रश्न है, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम, तो किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। अब क्यों नहीं कर सकते? तो पहला है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो देखते हैं क्या ये कथन सही है। तो विद्यार्थियों ये कथन बिल्कुल सही है। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 19, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 19 हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आपके मन में जो आए आप उन्हें व्यक्त करो, आपको बोलने का अधिकार है। और अगर आप बोलना ना चाहें तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर आपको कोई बाध्य करेगा तो आपके इस अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला, इससे अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। बिल्कुल, आप कोई चीज़ नहीं गाना चाहते हैं और आपसे कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप इसे गाइए, तो जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध भी नहीं है। विधिक उपबंध का मतलब हुआ विद्यार्थियों कोई कानूनी नियम, ठीक है, कोई कानून ऐसा नहीं है कि लोगों को राष्ट्रीय गीत गाना ही पड़ेगा। तो ये भी सही है। तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन से सही हैं विद्यार्थियों, तो इसमें सभी ठीक हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला और दूसरा सही है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा और तीसरा भी सही है, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और उसे चलाने का अधिकार देता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद? देखते हैं एक करके। संविधान का अनुच्छेद 19 पहला ऑप्शन, दूसरा है अनुच्छेद 26, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 29 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 30। तो इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो ये कहता है कि आप अपनी इच्छा का कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार देते हैं और ये अधिकार भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को भी मिले हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा है, कोई लिपि है, कोई संस्कृति है और अगर वह खतरे में है तो वह उसे बचाने के लिए अपनी इच्छा के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जैन व्यक्ति अपनी संस्कृति को, क्योंकि जैनों की संख्या भारत में काफ़ी कम है, अब अगर कोई जैन व्यक्ति अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कोई जैन स्कूल खोलना चाहे, इंटर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, तो वो ऐसा कर सकता है और उसे ऐसा करने से कोई रोकेगा नहीं
और सरकार के द्वारा जितनी संभव सहायता होगी उस विद्यालय को दी भी जाएगी। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये एक मूल अधिकार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन समानता का अधिकार, तो बिल्कुल समानता का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो बिल्कुल ये भी एक मूल अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें मिलता है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। पहले था, अब नहीं है, ठीक है। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 से ये अब मूल अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। और धर्म का अधिकार तो है ही, आप जिस धर्म को मानना चाहे माने, कोई रोकेगा नहीं। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया गया? 44वां संशोधन, ध्यान रखना। कब हटा दिया गया? 44वां संशोधन। किस वर्ष? 1978 में। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? कौन सा ऐसा वाद है जिसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिला हुआ है? ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, इसके अलावा राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, तीसरा गोलकनाथ विवाद मतलब गोलकनाथ वाद, और चौथा सज्जन सिंह वाद। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इस वाद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और ये फैसला 1973 में आया था। मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि संसद यदि चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना है कि मूल अधिकारों में संशोधन करते समय जो संविधान का मूल ढांचा है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक सवाल ये पूछ लेता है कि बताइए किस वाद में, किस कोर्ट केस में संविधान के मूल ढांचे की बात की गई? तब भी जवाब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ही होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भैया देखें प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, कई बार, कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31। तो देखो अनुच्छेद 16 क्या है मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसर में समानता, सभी लोगों को सरकारी नौकरी के समान अवसर मिलेंगे, अनुच्छेद 16 ये बताता है। अनुच्छेद 19 जो है विद्यार्थियों जुड़ा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता से, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका आंसर बता देता हूं मैं, फिर इसकी व्याख्या करूंगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है विद्यार्थियों आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 जो है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1), अगर कभी ये भी पूछ ले कि किस अनुच्छेद में, मतलब 19 के किस भाग में, तो अनुच्छेद 19(1) में, ये भी ध्यान रखना। कभी कभार क्या करता है ऑप्शन जो आ जाते हैं इसमें, वो 19(1), 19(2), 19(3), 19(4) ऐसे करके। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता है तो फिर आप इसे कर पाएंगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है 19(1) में, ध्यान रखना। बिल्कुल साकल पेपर्स बनाम भारत संघ 1962 के बाद में ये फैसला आया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। बाकी अगर हम जो इसमें ऑप्शंस हैं उनको अगर देखें तो अनुच्छेद 16 जो है विद्यार्थियों जुड़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया, ये जुड़ा हुआ है लोक नियोजन के अवसर में समानता, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे नौकरी के। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो अनुच्छेद 22 जो है वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
इसको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, मूल अधिकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। और अनुच्छेद 31 तो संविधान में अब है ही नहीं, ये तो बक्सा है खाली। पहले हुआ करता था और ये वही है जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार शामिल था। तो अब जब संपत्ति के मूल अधिकार को ही हटा दिया तो अनुच्छेद 31 भी अब मौजूद नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 31 को खोजने का प्रयास करोगे तो अनुच्छेद 31 के आगे लिखा हुआ है निरसित। निरसित मतलब रिपील्ड, यानी जिसको हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 में अब कुछ भी नहीं है, ये बॉक्स खाली है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2006 में। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? वो कौन सा अधिकार है जो भारत में सबके पास नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, दूसरा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, और चौथा चुनाव लड़ने का अधिकार। देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत में सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है? पहला है विधि के समक्ष समानता, तो भाई बिल्कुल संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता देता है, तो ये तो भाई उपलब्ध है। अगला है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो पहली दृष्टि में इसको देखने पर हमें ये लगेगा कि बिल्कुल शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हमारे पास है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है यहां पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर हम देखें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, तो विद्यार्थियों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि संविधान में जो अनुच्छेद 16 है या अनुच्छेद 15 है या अनुच्छेद 14 है, तो अगर हम 15 एवं 16 की बात करें तो 15 एवं 16 हमें यह बताता है कि सरकार सभी लोगों को जो भी अवसर देगी वो समान देगी। ठीक है, इसको देखिए समझने की आवश्यकता है, वरना आप इसे गलत करे आओगे पेपर में अगर आ गया तो। समान अवसर, अब ध्यान दीजिएगा, समान अवसर सबको मिलेंगे, सभी को समान अवसर मिलेंगे और सरकार जो है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कुछ नौकरियां ऐसी निकलती हैं जो किसी विशेष स्टेट के लिए ही होती हैं, सही है, उसमें हम और आप दूसरे स्टेट वाले नहीं डाल सकते। बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर से कोई वैकेंसी आई, तो बहुत हद तक संभव है कि जम्मू कश्मीर कोई वैकेंसी निकाले तो वो ऐसा नियम बना दे कि यहाँ पर केवल जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं वही फॉर्म डालेंगे, अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो फिर तो अदर स्टेट के लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो इस प्रकार की बात नहीं कह सकते। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें तो आरक्षण की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो आरक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसको किसी भी पेपर को देने के लिए जो आयु रखी जाती है, मान लीजिए किसी भी एग्जाम को देने के लिए जो आयु रखी गई वो रखी गई 21 से 30 वर्ष, ये जनरल के लिए है। अब ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो ओबीसी के लिए ये हो जाएगी 21 से 35, और एससी के लिए हो सकता है ये और बढ़ जाए तो 21 से 40 हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एज में डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मौके भी जो हैं वो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके पास कम होते हैं। जैसे आईएएस की हम बात करें तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आईएएस के लिए 5 अटेम्प्ट हैं जनरल के लिए, और ओबीसी के पास शायद 7 या 8 अटेम्प्ट हैं, और एससी के लिए अनलिमिटेड हैं। तो ये भेदभाव नहीं कहा जा सकता। अब आप कोर्ट में इस आधार पर नहीं जा सकते कि साहब हमारे पास कम अटेम्प्ट क्यों है, इनके पास ज़्यादा क्यों है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव नहीं है। तो ध्यान रखना, वैसे तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, लेकिन जब सरकार अगर कोई नियम बनाकर किसी अन्य व्यक्ति को आगे करना चाहे तो उसे भेदभाव नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर मेंस में पूछा गया है तो समझने वाला है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगला, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल आप घूम सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई रोकता है, आप घूम सकते हो। लेकिन अब मान लो आपको जाना है अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर,
ये काफ़ी चर्चा में रहा पिछले वर्ष। अगर आप जाना चाहो अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर, तो अंडमान निकोबार का सेंटिनल द्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाहरी लोगों का जाना अलाउ ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते। भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, क्योंकि ये जो है एक आदिवासी इलाका है और अगर बाहर के लोग जाएंगे तो इनकी संस्कृति को खतरा होगा, इसलिए भारत सरकार ने इस टापू पर जाने की रोक लगा रखी है। अब आप कहोगे भाई मैं तो यहीं जाऊँगा, मुझे जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता, फंडामेंटल राइट है मेरा। तो भाई ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट है लेकिन कुछ दशाओं में उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये नहीं कि भैया बस जाना ही जाना है, कोई रोकेगा नहीं, बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में अक्सर करके कर्फ्यू लगा रहता है। अब आपको भाई मैं तो कर्फ्यू के दौरान ही जम्मू कश्मीर की गलियों में टहलूंगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आप में गोली पड़ जाए किसी आतंकवादी की, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सरकार नहीं होगी। फिर ध्यान रखिएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भ्रमण की स्वतंत्रता है लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में नहीं है। अगला है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपके चुनाव लड़ने का अधिकार कैंसिल भी किया जा सकता है, बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो आपको इलेक्शन में खड़े होने से डिबार कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही ऐसा अधिकार है जो हर स्थिति में आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है विधि के समक्ष समानता। शेष 3 अधिकार आपको हर कंडीशन में मिलने वाले नहीं हैं। तो कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2, 3 और 4। समझने वाला सवाल था, मेंस में आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। भाई सबको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है, आर्टिकल 21A। अब ये क्या है? तो ये 100% एक मूल अधिकार है, ध्यान रखेंगे। पहले शामिल नहीं था, इसे शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का मूल अधिकार कब मूल अधिकार बना, तो 2002 में 86वां संशोधन, ध्यान रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, और किस आर्टिकल में है? तो 21A में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हैं संविधान की हृदय और आत्मा। ध्यान रखना, कई बार पेपर में आए, इसे रट्टा मान लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्न में से मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये, तो आपको पेपर में भी कहो तो ऐसे ही मिल जाए। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जवाब हो जाएगा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा ऐसा जो है अधिकार है जो संविधान नहीं देता? तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है ही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार भी है, और अपने धर्म को पालन करने का भी अधिकार है। समान आवास का अधिकार नहीं है। भाई समान आवास मतलब सबको एक जैसा घर मिले, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है ना। अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक चौधरी साहब हैं, मैं समझता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ आधे से ज़्यादा संपत्ति तो उन्होंने ही खरीद ली है उस शहर की। तो चौधरी साहब हैं, तो उनकी तो बहुत विशाल कोठी है। अब मैं इस बात को लेकर कोर्ट में चला जाऊं कि भाई मुझे भी चौधरी जैसी कोठी चाहिए क्योंकि ये मेरा मूल अधिकार है, तो कोर्ट इस प्रकार की रिट पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि समान आवास का कोई भी मूल अधिकार नहीं है। समान आवास का मूल अधिकार नहीं है। समान आवास मतलब हो गया सबको एक जैसा घर में होना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका घर अच्छा होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका घर संभवतः थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, जिसके अंदर खराब आदतें हों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें। मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं क्या? ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर। तो देखो समझो इसे, इसके ऑप्शंस का मतलब क्या है। वाद योग्य क्या मतलब है कि ये कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं, कोर्ट इनको अप्लाई करा सकता है। अवाद योग्य मतलब कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते। लचीले जो मतलब थोड़ा सा इनमें
इनको तोड़ा जा सकता है, कठोर कि बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता, इनमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो मौलिक अधिकार जो हैं विद्यार्थियों वो वाद योग्य हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मौलिक अधिकारों में कोई समस्या होती है या कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप इसे कोर्ट में ले जा सकते हो। ध्यान रखना, एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं यानी कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिंध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, दोहरे दंड और स्व अभिशंसन। देखिए हिंदी थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम समझ लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद दो सिद्ध के संबंध में, यानी मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस लगा और उसकी जो है अभी जांच चल रही है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पर वो अपराध साबित होता है तो आपको उस अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा, दो बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई डकैत है, उसने जीवन में बहुत सारी डकैतियां की, बहुत सारे लोगों की हत्या की, 10-20 हत्याएं की, 10-15 डकैतियां की, और फाइनली वो पकड़ा गया। तो जब वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जो केस चलेंगे वो तो सारे के सारे चलेंगे, लेकिन जो फैसला आएगा, जो वर्डिक्ट आएगा, सारे के सारे केस का एक जैसा आएगा और फाइनली उसे एक बार दोषी ठहरा दिया जाएगा। अब उसको सारी की सारी सज़ा एक बार मिल जाएगी, जितनी भी जज साहब उचित समझेंगे, जो सबसे अधिकतम सज़ा होगी वो उसे मिल जाएगी। ठीक है, यानी आपको अपनी अपराध के लिए केवल एक बार दंड मिलेगा, ये हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्व अभिशंसन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विद्यार्थियों कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ, यानी आप कोर्ट में किसी व्यक्ति को इस बात के लिए या पुलिस इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वह अपने खिलाफ गवाही दे। ये कुछ अधिकार है। अब प्रश्न ये है कि ये जो अधिकार मैंने आपको अभी समझाए कि एक बार ही दंड मिलेगा, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकती, ये किस आर्टिकल में है? तो देखते हैं जरा। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है अनुच्छेद 20। ध्यान रखना, आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये सारी की सारी जानकारी है जो मैंने आपसे शेयर की अभी। ठीक है, अगर हम आर्टिकल देखें तो अनुच्छेद 19 मैंने आपको बताया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार, जो मैंने ऊपर आपको बताया। और अनुच्छेद 22 को अगर हम देखें तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, वो हम देखेंगे आगे आएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको इसमें सही मिलान करना है, देखते हैं। चलिए, एक तरफ दिए हुए हैं सूची 1, एक तरफ सूची 2, इसमें आपको सही मिलान करना है। चलिए, पहला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के मतलब सूची 2 में ये कैसे मिलेंगे? तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये संविधान में पहले नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है, और जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ए का हो जाएगा 3। अगला है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल कर सकती है। और किस केस में ये कहा गया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये है मिनर्वा मिल्स मामले में, ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। मूल ढांचे का सिद्धांत, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, केशवानंद भारती, 4 नंबर। और मानवों के साथ अनैतिक व्यापार का निषेध, ये है आर्टिकल 23, यानी 2 नंबर। तो 3, 1, 4, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल है ये थोड़ा सा पीसीएस में गलत पूछा गया था, इसके ऑप्शन आपको मैच नहीं करेंगे किसी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है, आयोग से भी गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सही मिलान ऊपर किया है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मैंने आपको बताया मूल अधिकार तो रहा नहीं, अब क्या है? तो अब ये एक कानूनी अधिकार है, तो सही जवाब हो जाएगा कानूनी अधिकार।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को नहीं मिला है? मूल अधिकार। ऑप्शन, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, तो ये तो है, आप भारत के किसी भी भाग में बसना चाहें आप बस सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जहां रहना चाहें रहिए। लिंग समानता का अधिकार, तो बिल्कुल किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके लिंग को लेकर के भेदभाव नहीं होता है, स्त्री या पुरुष या अब तो जो ट्रांसजेंडर है उनको भी बराबर अधिकार मिलते हैं, तो बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूचना का अधिकार, तो देखो सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये तो 2005 में आया है सूचना का अधिकार अधिनियम, तो इसका सही जवाब है सूचना का अधिकार, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। आरटीआई जो है वो मूल अधिकार थोड़े ही है भाई, आरटीआई तो एक अलग चीज़ है, आरटीआई तो 2005 में आया है और ये कानूनी अधिकार है, आप जो भी जानकारी लेना चाहो सरकार से ले सकते हो। तो आरटीआई जो है एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था आरटीआई एक्ट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द आया है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पीसीएस 2009 में पूछा गया है और 2003 में भी आया था, तो 2 बार आ चुका है। समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो देखो समाजवाद में आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ये पहले नहीं थे। तो समाजवाद जो शब्द आया है ये आया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब समाजवाद का मतलब ये है कि समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और सरकार सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे, सीधी बात है ये। वैसे तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम चूंकि सवाल पे फोकस करते हैं तो इसी को देखते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है प्रश्न है, भारतीय प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये देखिए थोड़ा समझने वाला सवाल है, यानी वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनको अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार देता है, जो सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है समान कार्य के लिए समान वेतन, वो स्पष्ट हो जाता है। तो देखो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है विद्यार्थियों यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, सब लोग कानून के लिए बराबर हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुच्छेद 15 है लिंग, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है। और तीसरा है लोक नियोजन के अवसर में समानता। तो अगर आप इन तीनों को मिला दें तो भाई समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्यों निकल के आता है? कि मान लीजिए एक वर्क प्लेस पर आप भी काम कर रहे हैं और एक ट्रांसजेंडर या एक महिला भी काम कर रही है, एक जैसा ही काम है आप दोनों का। तो ऐसा नहीं है कि सरकार, आप पुरुष हैं तो इस नाते आपको ज़्यादा सैलरी देगी, या कोई महिला है तो उसको महिला होने के नाते विशेष सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही कार्य स्थान पर एक जैसा काम लोग कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उनका वेतन भी समान होगा, वेतन में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि एक स्थान पर काम करने वाले, एक जैसा काम करने वाले लोगों के वेतन में अंतर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने वाला है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? देखते हैं जरा। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता इन्हें मिली हुई है। ऑप्शन है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आवास का अधिकार। तो मैं आपको बता दूं
कि आवास का अधिकार एक प्रकार का जो है मौलिक अधिकार है, एक प्रकार का। राइट टू शेल्टर जो है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में राइट टू शेल्टर को एक प्रकार का मौलिक अधिकार माना गया है, यानी सभी लोगों के पास एक आवास तो कम से कम होना ही चाहिए। इसके लिए सरकार आप देखते हो इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजनाएं जो है चलती रहती हैं। बात करें विदेश यात्रा का अधिकार, तो ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्य कर दिया है। इन दोनों को तो जो है परमानेंट जो है मान्यता मिल गई है, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा की हम बात करें तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ये कहा गया कि विदेश यात्रा करना एक प्रकार का मूल अधिकार है। बिल्कुल ये लोगों को करनी चाहिए गरिमामय जीवन व्यतीत करते हुए। बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, तो देखो सुप्रीम कोर्ट इसको कहता तो है कि ये मूल अधिकार के रूप में है, लेकिन मान्यता नहीं मिली है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले सवाल में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सवाल में क्या लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिली। परिभाषित तो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पर सवाल अलग है, मान्यता नहीं मिली है। देखिए मान्यता इन दोनों को ही मिली है। फिर ये क्या है, तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है विद्यार्थियों, ये मूल अधिकार के रूप में नहीं है, ये जो है संविधान के जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें शामिल है। और अनुच्छेद 39 के अंतर्गत मैं आपको यहाँ बता दूं, आर्टिकल 39 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से संविधान में कहा गया है कि राज्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध करेगा और स्त्री और पुरुषों के साथ इस बारे में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। सही है ना? चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आवास का अधिकार मूल अधिकार के रूप में मान्यता है। ठीक है, विदेश यात्रा को भी मूल अधिकार के रूप में मान्यता है। इसको केवल परिभाषित किया गया है, ये मान्यता नहीं है। और ये मूल अधिकारों में मुख्य रूप से शामिल भी नहीं है, ये शामिल है आर्टिकल 39 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन से मान्य है, तो 1 और 2 मान्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये मैंने ऊपर आपको समझाया है, वही है ना। किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते खुद के खिलाफ। ये किस आर्टिकल में, तो उसको तो आप डायरेक्टली बता ही सकते हो, आर्टिकल 20 में, ऊपर हमने डिस्कस किया ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी लोगों को मिला हुआ है, ऐसी कौन सा अधिकार है वो? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार तो ये तो सबके पास नहीं है, हमने देखा अभी। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी करोगे आप, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ही अधिकार ऐसा है जो सबको मिला हुआ है बिना किसी रोक टोक के, वो है विधि के समक्ष समानता। कानून के लिए सब लोग बराबर हैं, ऊंचा या बड़ा या छोटा या गोरा या काला, अमीर गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही ऐसा अधिकार है जो सबको मिला हुआ है बिना किसी समस्या के। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान मान्यता देता है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं देखो पहले ही स्पष्ट कर दूं कि संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है इसकी। लेकिन हाँ, अगर हम देखें कि किस किस को मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। धार्मिक और भाषा, जाति के आधार पर लोग अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर ही अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है संविधान के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखें, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है विद्यार्थियों, वो दिया गया है आपका संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो 14 भी आ जाता है इसमें, 15 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, लेकिन 13 नहीं आएगा। ठीक है, 13 इसमें शामिल नहीं है। समानता का अधिकार है विद्यार्थियों 14 से लेकर 18। तो
कौन कौन से हो जाएंगे? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन सी, ध्यान रखना 13 इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार का निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो देखिए ऊपर वाला ही सवाल है, रिपीट हो गया है, तो बिल्कुल अब तो आप इसे कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अब तो इसमें। भाई समाजवादी शब्द जो है बिल्कुल इसके बारे में बताता है, और अनुच्छेद 14 और 16 को मिला करके पढ़ोगे तो बिल्कुल ये कहेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन मान्यता नहीं मिली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी को आप मिला करके पढ़ो तो निष्कर्ष निकलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार है भाई, बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिख लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बिल्कुल है। सिख जो कम्युनिटी है उसको कृपाण धारण करने का अधिकार है हर जगह पर। वैसे नियम ये है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हथियार नहीं रख सकते, लेकिन ये नियम सिखों पर लागू नहीं होता है। सिखों के पास जो कृपाण होता है वो एक हथियार के तौर पर ना होकर के एक धार्मिक चिन्ह के तौर पर होता है, इसलिए वो उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण करने का अधिकार है, बिल्कुल है। अगर कोई समाज में ऐसा नियम है जो बंद होना चाहिए तो बिल्कुल उस पर बैन लग जाएगा। जैसे दहेज प्रथा की हम बात करें, सरकार ने बैन लगाया। रिसेंटली अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो ट्रिपल तलाक की बात करें, 3 तलाक, इस पर सरकार ने कानून लेकर आई, बैन लगा दिया। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ये समाज सुधार के लिए है, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए ये जो है आपका कानून बना सकता है, राज्य स्टेट बना सकता है। धार्मिक निकायों में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते, ठीक है। खुलेआम धर्म परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। तो धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो कौन कौन से इसमें अधिकार हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आज के लिए अंतिम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर आपको सही मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो आर्टिकल 16 में क्या है ये आपसे जानना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 जो है यहाँ पर अगर हम देखें चलिए, आर्टिकल 16 में क्या है विद्यार्थियों? तो आर्टिकल 16 में है किसी भी व्यक्ति को, यानी एक प्रकार से भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है ये। तो आर्टिकल 16 में है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर। अनुच्छेद 29(2) में क्या है? तो अनुच्छेद 29(2) में है विद्यार्थियों कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, भाषा या इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए है, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 में है, इसके सामने लिखा है यही है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे किसी भी आधार पर हों, भाषा के आधार पर हों, अपनी इच्छा की शैक्षिक संस्थाएं वो खोल सकते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 जुड़ा हुआ है उपाधियों से, ये वाला जो पहला है वही है, तो ये इसका हो जाएगा। तो इसका जो सही फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 2431। 2431 बनेगा, देख लेते हैं किसी में क्या। तो पहला जो ऑप्शन है वही हो जाएगा 2431। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कुछ नई जानकारी आपको इसमें मिली होगी। अगर ये अच्छा रेस्पॉन्स वीडियो देता है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।